there is a battle going on in the Supreme Court regarding electoral bonds. And on that context, it has become really important to discuss the topic of political funding in India. We will be discussing what is political funding, its phases in India, the recommendation given by different committees, what are electoral bonds, and what are the issues related with it, and what lies ahead in context of political funding in India. Hello and good evening. Welcome to AV Discuss with Maddie, presented to you by Alpha S Academy. Good evening, Madhav. I hope you are doing. Good evening, Abhi. Now there is so much of going on in the at the national and international level that we have to disturb you again and again. But then it's a very it's always very enlightening to speak with you. So basically, Madhav, related to political funding and electoral bond in India, if you could just highlight कि political funding है क्या और इसकी क्या जरूरत है. पॉलिटिकल फंडिंग एक कम्युनिकेटर के जैसा काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, उन्हें अपनी पॉलिसीज और अपनी जो उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो विजन है, वो लोगों तक पहुंचाने के लिए उनको फंडिंग की जरूरत होती है। तो पॉलिटिकल फंडिंग ये जो कम्युनिकेशन के लिए उनकी कैंपेन और पब्लिक को आउटरीच होने के लिए फंडिंग बहुत जरूरत होती है, उसे हमें कहते हैं कि पॉलिटिकल फंडिंग। बिल्कुल, जो चुनाव चुनाव लड़ने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, उसमें आपके जो एग्जैक्टली। होती हैं, बड़े बड़े हम शोज देखते हैं, तो हम अपने दर्शकों को बता दें वो पैसा जो है किसी ना किसी की जेब से तो आता ही है। खैर, हाँ, हमारा इशू वो नहीं है। हमारा इशू है कि क्या क्या नीड लगती है आपको कि पॉलिटिकल फंडिंग की जरूरत है इंडिया में या नहीं है. नहीं नहीं, कहीं पर भी जो इलेक्टोरल सिस्टम होती है, कोई डेमोक्रेसी में आपको तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक पब्लिक और एक पॉलिटिकल सिस्टम। एग्जैक्टली. इन दोनों को इंटरकनेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए आपको पॉलिटिकल फंडिंग चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि तभी ही पब्लिक और पॉलिटिकल पार्टीज का जो ये होती है ना, कनेक्टिविटी, वो बढ़ती है। एग्जैक्टली. जब तक आप समझो कोई पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंपेन नहीं करेंगे, अपनी पॉलिसीज, फिर कैसे आउटरीच होंगे कि एग्जैक्टली. वो क्या करना चाहते हैं कि क्या नहीं करना चाहते हैं। और इसीलिए, और ये भी राइट होता है कि पब्लिक को भी कि उनको जानने का कि भाई कौन सी पार्टी की पॉलिसीज कैसी है, उनकी अप्रोच क्या है, उनका आइडियोलॉजी क्या है। जब वो एग्जैक्टली. कम्युनिकेशन अच्छा होगा, तभी इनको वोट करने में इजी हो। तो ये एग्जैक्टली. फ्री एंड फेयर मैनर ऑफ इलेक्शन का पहला स्टेप है। पहला स्टेप एग्जैक्टली. मतलब हमें चाहिए ही चाहिए टू स्ट्रेंथन आवर डेमोक्रेसी. एग्जैक्ट In a democracy and in a true democracy, if I may quote, एग्जैक्ट there are many वाइब्रेंट democracies डेमोक्रेसी के लिए around the जरूरत world. है। Yeah, so I may quote like true democracies need a good system and a fair, transparent system of political funding. Now, quickly, मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ लीगल प्रोविजंस क्या क्या है पॉलिटिकल फंडिंग इंडिया में. बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है हमारे पास. इसमें भी आरपीए 1950 है, एक आरपीए 1951 है. तो बेसिकली आरपीए 1951 में सेक्शन 29B में ये दिया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इंडिविजुअल से वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्सेप्ट कर सकती हैं. और एक सेक्शन 29C है आरपीए एक्ट का ही, जिसमें कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 20,000 रुपए से ऊपर, दैट मीन्स 20,000, एनी अमाउंट एक्सीडिंग 20,000 रुपीज अगर आप लेते हैं, तो यू हैव टू डिक्लेयर दैट इन डोनेशंस. एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विल बी डीलिंग इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स, क्योंकि वहां पे एनोनिमिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ट्रबल कर रहा है, वो ट्रांसपेरेंसी को एक हिट देता है. बिफोर दैट, माधव, इफ यू कुड टेल अस व्हाट हैज बीन द एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग इन इंडिया. जो आफ्टर इंडिपेंडेंस थी हमारी, जो पॉलिटिकल फंडिंग का जो अप्रोच था, पहले क्या होता था कि जो मेंबरशिप होते हैं, जैसे आपने समझो कोई पार्टी में ज्वाइन करना है, तो आपको इतनी फी पे करनी पड़ेगी और आपको कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा एज ए मेंबर। तो उससे जो मनी पार्टी जनरेट करती है, उसी से ही उनकी जो डेली फंक्शंस होते हैं वो चलता था। लेकिन 90s 90s में ये थोड़ा चेंज आया था।
कि मतलब कुछ इनकम टैक्स एक्ट के इन्होंने कुछ चेंजेस किए थे और कुछ अपना इकोनॉमी भी डेवलप होने लगी, तब इन्होंने पॉलिटिकल फंडिंग के लिए इंडिविजुअल्स के पास, कंपनीज के पास जाने का जो ये इनिशिएटिव्स है वो स्टार्ट हुआ। उसके एक्चुअली आपने सुना होगा कि एक संतनम कमेटी का एक रिपोर्ट है यस, आपको, और उसी टाइम पे एक करप्शन के दिनेश कंटेक्स्ट, गोस्वामी कमेटी। करप्शन के कंटेक्स्ट हाँ, ज्यादा सुनते हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एग्जैक्टली के। एग्जैक्टली, हाँ। उसमें क्या हुआ था कि आपको 90s में ना एक दिनेश गोस्वामी कमेटी भी, जी। उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि एक करेक्ट। पार्शियल स्टेट फंडिंग होना चाहिए, क्योंकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड आएगा कि हर पॉलिटिकल पार्टीज को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि पब्लिक के पास जाने का, अपना पॉलिसीज क्या है बोलने का। तो जी जी उसे एक काउंटर पार्ट भी काउंटर प्रोडक्टिव था। जी संतनम अपने कमिटी रिपोर्ट में, जैसा आपने क्लियरली बोला है कि क्रिमिनल रिपोर्ट था, उन्होंने क्लियरली बोला है ये जो भी रिलैक्सेशन हुए थे कि टैक्स रिलैक्सेशन और इनको कंपनीज के पास जाना, तब क्या हुआ था, एक नेक्सस डेवलप हो गया, जो अभी हम मॉडर्न टाइम में कहते हैं कि क्रॉनिक कैपिटलिज्म। कि इसका मतलब क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने जिस कंपनी से, सम एक्स कंपनी से जो फंडिंग लेते हैं, उनको रिटर्न में कुछ देना पड़ता है। कुछ पॉलिसी में फेवरिज्म, कुछ रेगुलेशंस लाना, लैंड में कुछ में कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव में उनको फेवरिज्म होता है। उसी से नेक्सस डेवलप होती है, और ये डेमोक्रेसी के लिए और एक इलेक्टोरल सिस्टम के लिए बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव थी। इसने संतनम कमेटी रिपोर्ट में बोले थे। फिर एग्जैक्टली। हम लोग बोलते हैं कि हाँ जी जी, या प्लीज 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 कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ। उसके बाद 90s के बाद ये थोड़ा सा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये कुछ कमिटी के रिपोर्ट्स के बाद उनका एक सिस्टम लाए थे, रिफॉर्म्स लाने के लिए कोशिश किए थे कि ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ने के लिए। तो हम सुने होंगे कि इंद्रजीत गुप्ता कमेटी का रिपोर्ट, कुछ कुछ रिपोर्ट्स आए थे, लॉ कमीशन का रिपोर्ट्स आए थे। तो 1998 में आया था हाँ, इंद्रजीत कमेटी का रिपोर्ट। हाँ एग्जैक्टली। वो रिपोर्ट्स में ना उन्होंने क्लियरली कहा था कि ये जो नेक्सस है ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हमें रिफॉर्म्स लाना चाहिए। तो कुछ कुछ लाए थे। फॉर एग्जांपल, एक्सपेंडिचर को, जो भी पार्टीज का जो कैंपेनिंग, जो इलेक्शन के टाइम पे जो भी कैंपेनिंग का एक्सपेंडिचर होती है, वो इलेक्शन कमीशन कुछ दिखाना पड़ता है। और एक सीलिंग भी लाई थी कि भाई एक कैंडिडेट इतना ही खर्चा कर सकते हैं, कुछ कुछ लाए थे। और एक सिस्टम भी लाया था कि जो भी इंडिविजुअल कंपनीज टैक्स, मतलब कोई भी, कोई आप अपने डोनेट करना चाहते हो तो वो टैक्स डिडक्टेबल है। मतलब एग्जैक्ट। आपको इसलिए लाया था कि ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। फिर अभी जो थर्ड फेज है, अभी 2013 से अभी जो प्रेजेंट टाइम है, इसमें भी बहुत सारे, अभी रिसेंटली इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स जो लाए थे जो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। फिर भी फंडिंग, पॉलिटिकल फंडिंग अभी भी इंडिया में, मेजरली ग्लोबल में, ये बहुत बड़ा इशू है। एग्जैक्टली माधव, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मेथड ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग भी होते हैं, डिफरेंट टाइप से पॉलिटिकल पार्टीज को फंड किया जाता है। वन इज इंडिविजुअल, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज इन द सेक्शन 29B ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। देन देयर इज स्टेट और पब्लिक फंडिंग, जिसमें कि सरकार ही पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करती है, और ये एक बहुत बड़ा इशू भी है। इनफैक्ट वो भी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट फंडिंग और इनडायरेक्ट फंडिंग। डायरेक्ट फंडिंग में बेसिकली क्या होता है कि सरकार सीधा एक अमाउंट का जो पैसा होती है वो सीधा पॉलिटिकल पार्टीज को देती है इलेक्शन लड़ने के लिए, अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए। इनडायरेक्ट फंडिंग में बेसिकली नो कैश इज गिवन बट दी बेनिफिट्स एंड इट्स अ काइंड ऑफ यू व्हाट यू से, इट्स नॉट इन कैश बट इन काइंड, जिसमें कि जैसे एक्सेस टू मीडिया, फ्री एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस फॉर रैलीज, सब्सिडाइज्ड फैसिलिटीज। जैसे एग्जांपल मैं दूं आपको कि जो भी नेशनल पार्टीज होती हैं या स्टेट पार्टीज होती हैं, उनको कुछ अमाउंट जो है ऑल इंडिया रेडियो पे और नेशनल डीडी नेशनल पर जो है एड्स उनको चलाने के लिए या अपनी बात कम्युनिकेट करने के लिए उनको दिया जाता है एट नो कॉस्ट। तो इट्स काइंड ऑफ इनडायरेक्ट पॉलिटिकल फंडिंग। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में डायरेक्ट पॉलिटिकल पब्लिक फंडिंग, सॉरी, डायरेक्ट पब्लिक फंडिंग अलाउड नहीं है, इट्स प्रोहिबिटेड। बट देन
indirect funding allowed है, but it is also regulated by various measures and acts. Now there is corporate funding, which is covered under the Companies Act 2013, जिसमें companies fund करती हैं political parties को, and then there are electoral trust which are a non-profit company. Now in that context, अब हमारे पास आ जाते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स. माधव, आप हमें बताइए कि इलेक्टोरल हमें बॉन्ड्स. इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पहले एक समझना पड़ेगा कि बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि स्टेट फंडिंग करेगी तो ये जो पॉलिटिकल फंडिंग का जो करप्शन, ब्लैक मनी, जो भी प्रॉब्लम्स, इश्यूज है, उसी से हम मतलब उसे एराडिकेट कर सकते हैं. लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें भी बहुत सारे कमिटीज है, जैसे दिनेश गोस्वामी कमेटी, इंद्रजीत कमेटी. इन्होंने पार्शियली स्टेट फंडिंग के लिए उन्होंने एग्री किया था कि भाई Yes. पार्शियल स्टेट फंडिंग दो, तब ये. लेकिन उनमें एक कंडीशन लगाया था, जो भी रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज होते हैं, जब Right. भी अभी फॉर एग्जांपल प्रेजेंटली इंडिया में 7 नेशनल पार्टीज है जो रिकॉग्नाइज्ड है नेशनल लेवल पे, तो उन पार्टीज को स्टेट फंडिंग दो, और कुछ स्टेट लेवल पे जो रिकॉग्नाइज होते हैं उनको भी पार्शियल फंडिंग देने के लिए बात कही गई थी. लेकिन जैसे लॉ कमीशन रिपोर्ट और जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था, उसमें एक चैप्टर होती है एथिक्स इन गवर्नेंस, और नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन भी था. इन्होंने थोड़ा सा डिफर किए थे. भाई देखो, स्टेट फंडिंग दे सकते हैं, लेकिन देने से पहले कुछ बेसिक रिफॉर्म्स लो, तभी स्टेट फंडिंग थोड़ा feasible होगा, डिजायरेबल होगा. Exactly. आप जो बोले थे कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स, हाँ. इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स उसी का है. 2018 में हाँ. जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि Right. स्टेट फंडिंग ये सब के रिप्लेसमेंट के लिए स्टेट फंडिंग वो सब देना अभी इंडिया में एक सिस्टम नहीं है, एक प्लेटफॉर्म नहीं है. तो इन्होंने बोले थे कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स लाएंगे. इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स क्या होता है कि आपको 1,000 रुपया से 1 करोड़ तक मिलेंगे, वो भी ऑथराइज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में. Yes, sir. कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया जाके अपनी पार्टीज को लिए वो अपना बॉन्ड खरीद सकता है, और खरीद और के उसकी देगी. डिटेल्स कोई भी एनोनिमिटी रखी जाएगी, किसी को हाँ. डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा. और वही 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 शायद सबसे बड़ी समस्या भी है. इनफैक्ट अगर मैं बताऊं कि एग्जैक्टली. ओनली दैट पॉलिटिकल पार्टीज व्हिच आर रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जो पॉलिटिकल पार्टीज सेक्शन 29A में रजिस्टर्ड हैं और जिन्होंने पिछली लोकसभा में which secured not less than 1% of the votes polled in last general election in the House of People, that is Lok Sabha, or Legislative Assembly of the state, are eligible to receive electoral bonds. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. हर कोई इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं ले सकता है. जो पार्टीज रजिस्टर्ड हैं और जिन्होंने 1% से कम वोट, 1% ज्यादा वोट मिला है जिनको पिछले लोकसभा चुनावों में या असेंबली इलेक्शन पे, वही जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स ले सकते हैं. बट देन इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाया गया तो उसको कुछ तो सोच के लाया हुआ. तो क्या आपके आर्गुमेंट्स क्या है उसके फेवर में? तो उसका यही आर्गुमेंट है कि देखो, मतलब किसी पार्टीज को भी, जैसे किसी पार्टीज को भी जो भी अभी आपने बोला है अर्लियर कि रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज होते हैं, तो जी. उनको फंडिंग के लिए पब्लिक के पास जा सकते हैं. जैसे जी. अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ये क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को और पब्लिक को एक कनेक्टिविटी मिल गई है. जो भी अपना आइडियोलॉजी का बेस में, जो अपनी उनकी पॉलिसीज बेस में, जो भी अपने फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी होगी, तो आप इनडायरेक्टली जाके अपना हिसाब से 1,000 रुपीज से 1 करोड़ तक है, वो आप इनडायरेक्टली अपना पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर सकते हो. तो इसमें क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो अदर मेथड्स होते हैं पॉलिटिकल फंडिंग जनरेट करने का, जो इलीगल मेथड्स होते हैं, उससे थोड़ा थोड़ा मतलब बचाओ. छुटकारा मिले, ये मानना था. ये एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक स्कीम का ये अप्रोच था, इनका आइडियोलॉजी, इसका बिहाइंड आइडियोलॉजी ये था. जी. लेकिन क्रिटिक्स का आर्ग्यू ये करते हैं कि आप जो एनोनिमिटी रख रहे हो, जी. जो एनोनिमिटी, तो ये कहाँ रखते हैं आप? बैंक को तो पता होगा, स्टेट हाँ. बैंक ऑफ इंडिया को तो पता है. स्टेट एग्जैक्टली. बैंक ऑफ इंडिया किसका अंदर आती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली एक्सेसिबिलिटी है कि हम्म. किसको कितना
फंडिंग हो रही है, किसको कितना फंडिंग नहीं हो रही है। तो ये एग्जैक्टली। क्या होगा कि जो भी डोनेट करता है पर्सन, इंडिविजुअल और कंपनी, यस। उसके माइंड में ये होती है कि हम्म। स्टेट बैंक के पास मेरे डिटेल्स तो होंगे। एग्जैक्टली होते ही तो है। ये क्या होगा कि ये क्रिटिक्स का मानना है कि ये जो है, ये जो पावर में गवर्नमेंट है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उसको जी फेवर करे। एग्जैक्टली। अगर मैं और छोटा सा एग्जांपल दूं यहाँ पे, एग्जांपल देने से समझाने करूँ तो, हाँ मान लिया अगर कोई एक पॉलिटिकल, जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है, सीधी सी बात है, ठीक है, और अगर आप उसकी अपोजिट वाली पार्टी को पैसा देते हैं, मान लिया आपने 2 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद के उस पॉलिटिकल पार्टी की दी, तो आपको रूलिंग पार्टी को तो पता है कि भैया इस आदमी ने 2 करोड़ रुपए दिए हैं और तुमने आईटीआर बढ़ी है उधर 10 लाख रुपए की, तो अगले दिन आपके घर में कौन आएगा आपको पता है। खैर ये और बहुत एक उसके वैलिड बाद, पॉइंट है। हाँ जी, हाँ हाँ जी। उसके बाद और एक प्रॉब्लम था कि अभी जो 2000 में क्या हुआ कि 17 में जो फाइनेंस एक्ट आया था, तो जी बजट पे जो जी फाइनेंस एक्ट 2017 में उन्होंने क्या किया था कि जो भी इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो पार्टीज अमाउंट जनरेट करेगी, जी। उसको डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं। राइट जो राइट। हाँ, ये डिस्क्लोज, ये बहुत सारा डाइकोटमी है अकॉर्डिंग कि ये मतलब मैं आप इसको समअप इलेक्ट्रॉन करता बॉन्ड्स हूँ। ला रहे हो हाँ, कि चोर चोर ट्रांसपेरेंसी के मुसेरे लिए। मुसेरे भाई हो गए। हाँ, ये थोड़ा क्रिटिक्स का आर्गुमेंट है। और आर्गुमेंट। ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि देखो भाई, आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो जी। ये इंटीग्रल पार्ट है वो। तो राइट टू नो, राइट टू नो जो है अभी इट्स आर्टिकल 19 के अंडर ये इंटीग्रल पार्ट है, बट राइट इट्स टू अ नो। फंडामेंटल तो राइट। ये अभी जो एनोनिमिटी है, ये वायलेट करती है फंडामेंटल राइट्स को भी। ये एब्सोल्युटली। सुप्रीम कोर्ट का मानना है। इनफैक्ट मैं अपने दर्शकों को बता भी दूं कि आज के समय पे भी, इस पर्टिकुलर टाइम पे जब हम ये रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। भले ही उसकी डेट ऑफ हियरिंग आज नहीं थी, बट देन अभी भी वो केस पेंडिंग है। लेट्स सी व्हाट द एपेक्स कोर्ट डिसाइड्स, एंड व्हाटएवर दैट कोर्ट डिसाइड्स इज बाइंडिंग ऑन ऑल। दैट्स अ वेरी हार्ड ट्रुथ। और ये आपने आपने सही से बोला है कि सुप्रीम कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट में भी आर्गुमेंट हुआ था। जी जो जो इसका एनोनिमिटी का जो एगेंस्ट, जो लॉयर, जो एडवोकेट जो फाइट कर रहे हैं, उन्होंने क्लियरली जी बोला था जी ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का एनोनिमिटी है, जी इट जी। लीड्स टू लीगलाइज्ड क्रॉनिक कैपिटलिज्म। दैट्स अ वेरी नाइस लाइन, अगर आप दोबारा हाँ, रिपीट कर पाए इसको। लीगलाइज्ड, या एग्जैक्टली, ये आपने जो भी एनोनिमिटी ला रहे हो, ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म को लीगलाइज कर रहे हो। लीगलाइज कर लेगा। एब्सोल्यूट, दैट्स अ ये वेरी प्रॉब्लम डीप थॉट आई थिंक। Madhav, on a broader aspect, if you could discuss what are the issues with the political funding के साथ, समस्याएं क्या क्या हैं, क्या क्या issues हैं उसके ऊपर। हाँ देखिए, जो अब जैसे हम लोगों ने एर्लियर डिस्कस किया था, जो जी पॉलिटिकल फंडिंग होती है वो पार्टी का सिस्टम को ही एक डायरेक्शन देती है जी कि जी आप किस डायरेक्शन पे जाना है, किस डायरेक्शन पे नहीं जाना है। जी क्योंकि पॉलिटिकल फंडिंग की डिफरेंशिएशन बहुत सारा डिफरेंशिएट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, समझिए आपने पॉलिटिकल फंडिंग इलीगल मेथड से जनरेट किए हो, तो वो क्या होगा, ब्लैक मनी जनरेट हो। अभी जो भी एनोनिमिटी है, कुछ भी जो आपने पॉलिटिकल पार्टीज को जो एग्जाम्शन दे रहे हो, उससे ब्लैक मनी डेवलप होगी। वो जी ब्लैक मनी क्या होगी, इनडायरेक्टली आप तो इलेक्शन में एक्सपेंडिचर कर लोगे, कैंपेन में कि आप ना पॉलिटिकल पार्टीज की जो फंक्शनिंग में, लेकिन वो इनडायरेक्टली क्या होगा, एक पैरेलल इकोनॉमी जनरेट होगी। वो मेन स्ट्रीम इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट होगी, ब्लैक मनी जनरेट होगी, उसके बाद इकोनॉमी इम्पैक्ट होगी। ये सब छोड़ के आपका जो भी प्रॉब्लम्स है, ये जो पार्टी का जो इनर पार्टी डेमोक्रेसी है, वो जी भी डाइल्यूशन हो जाएगी। फॉर जी बिल्कुल। एग्जाम्पल, समझिए आप पॉलिटिकल फंडिंग कुछ किसी कंपनी से ले रहे हो, किसी मेथड से कर रहे हो, तो ये क्या होता है कि पार्टी में ना दो तीन लोग की उसको मैनेज करते हैं। जब समझिए अभी पॉलिटिकल फंडिंग स्टेट फंडिंग होगा, तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स होंगे, उन सबको राइट हो। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि पॉलिटिकल फंडिंग में ना कुछ पार्टीज के, हर पार्टी के कुछ होते हैं कुछ जो लोग स्ट्रांग मैनेज करते होल्डर्स होते हैं, वही फंडिंग लाते हैं। जैसे हम बहुत सारे मूवीज में भी देखते हैं कि
फंडिंग मैं जनरेट कर रहा हूँ तो पावर मेरे हाथ में रहना चाहिए करके। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, यू नो, तो ये क्या होगा कि ये मनी इनर मनी। पार्टी डाइल्यूशन हो जाती है, क्योंकि जो बंदा फंडिंग ला रहा है वो जी, बोलेगा कि भाई देखो ये मेरा कैंडिडेट खड़ा होगा कैंडिडेट खड़ा और हो। मैं ये मेरा, और इसी का यही एस्टेब्लिश करती है डायनेस्टी पॉलिटिक्स, मनी बेस्ड पॉलिटिक्स, मनी, क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स। एग्जैक्टली, वो मतलब हैंड इन ग्लव वाली कहानी है यहाँ पे भी। हाँ एग्जैक्ट। So, Madhav, on a concluding note, if you could tell us what is the way forward of political funding in India, क्या उपाय है इसका, कैसे it should go? जैसे अभी बहुत सारे कंपनीज हमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इंद्रजीत गुप्ता कंपनी, दिनेश गोस्वामी कंपनी, लॉ कमीशन। एक बार आपने सुना होगा कि एक कुछ आईएएस ऑफिसर्स ने भी मिला के एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में इन्होंने भी एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया था इलेक्शन कमीशन को। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारे रिफॉर्म्स रिपोर्ट्स बनाए थे। तो उसका बेस में हमें कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स के बेस में ही एक वे फॉरवर्ड निकलता है। ये इनका, इन सब कमिटीज का ये एक कॉमन पॉइंट है। ये बोल रहे थे कि आप जो कैश डोनेशन है ये कंप्लीटली अबॉलिश कर So first one is eliminate दो। caste denomination हाँ, donation. एलिमिनेट कर दो, पूरा एलिमिनेट कर दो। और सेकंड थिंग है, जो भी पार्टीज का एक्सेप्शन है, जैसे एक्सपेंडिचर है, जो भी पार्टीज का इलेक्शन में एक्सपेंडिचर करती है, जो पार्टी डिस्क्लोज नहीं करेगी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक लीगल पावर दो, उसको डी रजिस्टर करे और एक पनिशेबल एक्ट, मतलब पनिशमेंट दिए उनको, वो जी, पॉलिटिकल पार्टीज को। जी, ये सेकंड है। और थर्ड है इनर पार्टी डेमोक्रेसी। इनर पार्टी डेमोक्रेसी आप कब लाओगे? देखिए, ये इंडिया में ना, हम, ठीक है, इंडिया माने जाती है कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, क्योंकि अपना फ्री एंड फेयर मैनर ऑफ इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए माना जाता है। क्योंकि हम बहुत बार न्यूज में सुना गया था कि, सुना क्या, रियल है कि पहाड़ में दो तीन लोग रहते हैं जो ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, उनके लिए भी इलेक्टोरल ऑफिसर जाता है 7-8 किलोमीटर पैदल बिल्कुल जाके बिल्कुल। उनका वोट लेता है। इनफैक्ट, जैसे अभी रिसेंटली हाँ, रिसेंटली डिबेट चल मध्य रहा है प्रदेश में, कि राइट टू yes, वोट, राइट टू वोट स्टाइटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मतलब इंडिया में यहाँ तक ठीक है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी माना जाती है फ्री एंड फेयर मैनर ऑफ इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए। लेकिन ये भी क्रिटिक्स का आर्गुमेंट है कि ये 50-50 डेमोक्रेसी है। क्यों? एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे पास यूएस के जैसा, यूके जैसा इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है। नहीं, अभी भी आप देख लीजिएगा, मेजर पार्टीज डायनेस्टी सिंड्रोम से पीड़ित है। ग्रसित, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, इनफैक्ट ये मैं प्रॉब्लम मैं है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट भी, हम्म, एक रिपोर्ट, एक डाटा पॉइंट भी पुट अप करना चाहता हूँ, जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का है। नाउ दैट्स एडीआर इज एग्जैक्टली। a very reputed organization. Now, India has 7 political parties, Madhav, I tell you, and they have received around 3,749 crore rupees from 2000 in the financial year 2018-19. Now, 67% of money coming from in it are from unknown sources. आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली। कहाँ है, कि लगभग लगभग 3750 करोड़ पॉलिटिकल फंडिंग में आता है, उसमें से 62% जो है किसी हेड के अंदर नहीं होता, और एक अलग से हेड बनाया जाता है जिस हेड को बोला जाता है अननोन सोर्सेज। 67% पॉलिटिकल फंडिंग अननोन सोर्सेज में जाती है। तो दैट्स द, दैट्स द प्रेसिंग पॉइंट और द प्रेसिंग इश्यू। एंड if like some concluding remarks from you. मेरा कंक्लूजन रिमार्क्स ये है कि जैसे हमें बिहेवियरल चेंज चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोल, जो सिटीजन्स के पास से एक सिविक कल्चर चाहिए। सिविक कल्चर मतलब जहाँ वोटिंग करते हैं उनको भी एक इंटीग्रिटी शो करना पड़ेगा। और जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेजर लीडर्स होते हैं, जो फ्रंट लीडर्स माना जाता है, उनको मॉरल लीडरशिप दिखाना पड़ेगा। और आपको एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ कि जो लीगल डाइकोटमी है ये आपको हटाना पड़ेगा, जो एम्बिग्यूटी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिड्यूशन एक्ट है, जी, एफसीआरए, जी, आप उसमें बोलते हो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भी है
जो फॉरेन फंडिंग लाती है उनको रेगुलेट करने के लिए आप बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉस अमेंडमेंट लाते हो। एट द सेम टाइम यही लॉ आप यूज करके अमेंडमेंट करके फॉरेन फंडिंग यूज करते हो, पॉलिटिकल फंडिंग के लिए अलाउ कर देते हो। तो ये जो डाइकोटमी है ये भी हटाना पड़ेगा उनको। लीगल डाइकोटमी, मॉरल लीडरशिप, सिविक कल्चर, और ये जो ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल एक्सपेंडिचर, ये मेरा वे फॉरवर्ड। I think, yeah, that's a very long way to go. And talking about the civic sense, it will not only help in the political funding, but in the every aspect of nation building and our personal lives. And the existing system of giving in kind indirect subsidies should continue. Any reform in state funding should be preceded by reforms such as decriminalization of politics, introduction of inner party democracy, electoral finance reform, transparency and accountability in political funding so as to reduce incentive to raise money and abuse power. And that was all in this session of AB Discuss with Maddie. Madhav, thank you. It's always a delight to talk to Thank you. you. It's very informative. Thank you for giving your time. And for our viewers who are preparing for the UPSC examination, this document has been put on the Telegram channel of Alpha S Academy. And उसमें आपको बोनस ये मिलेगा कि वहां पे आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेगा। इनफैक्ट जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है 2015 में वो क्वेश्चन जो है एनजीओस के लिए पूछा गया था, हमने उसको ट्वीट करके पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्वेश्चन बनाया गया है। तो आप उसको वहां पे लिखें, प्रैक्टिस करें। वी विश यू अ वेरी हैप्पी डे, कीप हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू।